आकर्षण का खेल। पहले के युग में साम्राज्य ताकतवर का होता था और सत्ता हासिल करने के लिए क्रूरता की हद पार कर दी जाती थी। जिसके पास ताकत होता था वही सब कुछ होता था। नियम कानून ताकतवर बनाते थे। लोग भगवान ईश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए उनके मन में डर भी नहीं था। वो बेवजह कमज़ोरों का नाश करते आ रहे थे। एक राजा को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए निर्दयी होना पड़ता था। इस युग में सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं का होता था। महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, इसलिए ना तो उसका सम्मान किया जाता था और ना ही सैनिकों में उन्हें शामिल किया जाता था। साम्राज्य में उनकी कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि ना तो वो किसी मामले में फ़ायदा करा सकते थे और ना ही नुकसान। महिलाओं के पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। घर, समाज, साम्राज्य, इस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन औरत मर्द की एक कमज़ोरी जानती थी, जिसके ज़रिए वो साम्राज्य पर अपना वर्चस्व बनाने वाली थी। औरत मर्द की कभी न ख़त्म होने वाली कामों की इच्छा के बारे में जानती थी और वो इसे आधार बनाकर मर्द के साथ खिलवाड़ कर सकती थी। लेकिन मर्द की सिर्फ यही कमज़ोरी के दम पर अपना वर्चस्व स्थापित करना आसान न था, क्योंकि मर्द के पास अपने कामों की इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत सारे साधन थे और एक बार उसकी इच्छा पूर्ति के बाद बहुत समय तक मर्द को वश में रखना संभव नहीं था। और मर्द बल का प्रयोग कर भी अपनी कामों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता था। औरत जानती थी ऐसे हथियार का क्या लाभ जो अस्थायी और कमज़ोर हो। फिर भी इस स्थिति को स्वीकार करने के अलावा औरत के पास और कोई विकल्प नहीं था। इन्होंने बहुत चतुराई और रचनात्मकता के माध्यम से शक्ति का अधिक स्थायी और प्रभावी माध्यम बनाते हुए गतिशीलता को बदलने का तरीका खोजा और आकर्षण के खेल का आविष्कार किया। सबसे पहले वो उस पुरुष को निशाना बनाते थे जिसके पास ताकत और सामाजिक नियंत्रण होता था। वो पुरुष को ललचाने के लिए उसके सामने एक देवी की तरह खुद को पेश करते थे। खुद को अलग और बेहतर दिखाने के लिए मेकअप और अलंकार और आभूषण का प्रयोग करते थे। वो शरीर के प्रदर्शन से मर्द की कामों की इच्छा को उत्तेजित करते थे, साथ ही कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ बेहतर की इच्छा के कल्पना को आकार देते थे। वो बस मर्द की कल्पना को आकार देते थे। वास्तविकता में ऐसा कोई चीज़ नहीं था। बस इस कल्पना को पूरा करने के सपने दिखाकर मर्द को वश में किया जाता था। जैसे ही इन महिलाओं को अपना शिकार मिल जाता था, यह इन्हें युद्ध और राजनीति की मर्दाना दुनिया से भटकाकर अपने साथ खेल, तमाशा, विलासिता, मौज मस्ती की दुनिया में शामिल करती थी। औरत जानती थी अगर मर्द को कामों की इच्छा की पूर्ति का लालच दिया जाए तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के बाद वापस युद्ध राजनीति की दुनिया में लौट जाएगा। इसीलिए और अच्छा और बेहतर, कुछ अलग का सपना दिखाकर मर्द को अपनी दुनिया में भटकाए रखती थी। इतिहास के पन्नों में हमें अनेक स्त्रियां मिलती हैं जिन्होंने अपनी सुंदरता और बुद्धि का उपयोग पुरुष को मोहित करने और अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए किया। ये अक्सर उदासीनता और रहस्य में छिपी होती थी। ये स्त्रियां पुरुषों को आसानी से प्राप्त नहीं होती थी, जिससे उनके प्रति आकर्षण और भी बढ़ जाता था। ये पुरुष की कल्पना को उत्तेजित करती थी। अपनी सुंदरता, वेशभूषा और व्यवहार से पुरुष के मन में वासना और कामुकता की इच्छा की भावना उत्पन्न करती थी। यह पुरुषों के साथ आशा और निराशा का खेल खेलती थी। वे इन्हें थोड़ी थोड़ी आशा देकर फिर उन्हें दूर करके पुरुषों को अपने प्रति और भी आकर्षित कर लेती थी। प्रलोभन का पुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ता था। पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने लगते थे। शक्तिशाली सम्राट भी स्त्री के प्रेम में पड़कर कमजोर हो जाते थे। प्रलोभन स्त्रियों के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करने का एक साधन बन गया था। स्त्रियों ने अपनी बुद्धि और सुंदरता का उपयोग पुरुषों को नियंत्रित करने और अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए करते थे। प्रलोभन घर, समाज, साम्राज्य में स्त्रियों को पुरुष के बराबर लाने का एक साधन बन गया था। मध्य युग में पुरुषों ने आकर्षण के खेल को मामूली समझा और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर समय बदला। एक युवा स्त्री को पटाने के लिए, एक से अधिक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आकर्षण के खेल में पुरुषों ने भी अपनी रुचि बढ़ चढ़ कर दिखाई। अब पुरुष भी अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए खुद को खास तरीके से सजाने लगा। अब पुरुष के कपड़े भी महिलाओं को चकाचौंध करने लगे। पुरुष ताकत के साथ साथ नरमी से बात करना और पहले बातचीत का रास्ता चुनने लगा। अब जब समाज, साम्राज्य में स्त्री बराबर के पद पर थी, तो स्त्रियों को लुभाने के लिए पुरुष भी औरत की कमजोरी का पता लगाने लगे। सत्ता में अपनी जगह बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक खेल, मधुर शब्द और सहवास का लालच दिया जाने लगा। अब राजाओं को सत्ता में अपनी पकड़ बनाने के लिए क्रूरता का सहारा नहीं लेना पड़ता था। मोहक भाषण के सहारे लोगों को बहकाया जा सकता था। जनता को बहकाकर बिना बल प्रयोग किए अपार शक्ति प्राप्त कर लेते थे। आज हम प्रलोभन के विकसित स्तर पर हैं। आज कोई भी काम प्रलोभन के सहारे कराया जा सकता है। प्रलोभन के सहारे किसी को भी लंबे समय तक वश में रखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य। पुरुष और महिला दृष्टिकोण में भिन्नता। पुरुष और महिला दोनों ही समझ के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण में अक्सर भिन्नता देखने में मिलती है। मर्द।
लक्ष्य केंद्रित। मर्द अक्सर लक्ष्य केंद्रित होता है। वे अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए लड़ते हैं, चाहे वो ताकत का इस्तेमाल हो या रणनीति का। स्पष्टता। मर्द हर काम को हाँ या ना में ख़त्म करना चाहता है। हार जीत उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। भूतकाल का महत्व। मर्द को अक्सर उसके भूतकाल के आधार पर आंका जाता है। उसके द्वारा किए गए कार्यों को वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़ा जाता है। महिला संबंध केंद्रित। महिलाएं संबंधों और भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वे बातचीत, समझौता और रिश्तों को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। मझधार में महिलाएं अक्सर हार जीत से परे मझधार में रहना पसंद करती हैं। वे रिश्तों में शुरुआत या अंत नहीं देखती, बल्कि साथ रहना चाहती है। भविष्य का महत्व। महिलाएं भूतकाल से ज़्यादा भविष्य पर ध्यान केंद्रित करती है। वे किसी व्यक्ति की क्षमता, भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसकी परवाह करती है। लड़की पटाना, प्यार, इश्क, मोहब्बत ये औरतों की दुनिया है। यहाँ जीतने के लिए मत जाओ, यहाँ बस तुम्हें टिक कर रहना है। जितना ज़्यादा समय तक तुम यहाँ पर टिके रहोगे, तुम्हें उतना ही प्यार मिलेगा। तुम पहले क्या थे इसकी चिंता मत करो। तुम कैसे दिखते हो, कितना कमाते हो, इस चीज़ का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भविष्य में क्या कर सकते हो, यह इस चीज़ का मायने रखता है। धैर्य रखो और टिके रहो।